Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is brief summary of FEFN report on election 2024. FEFN क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP को ओवरसी करती है और हमेशा हर इलेक्शन के बाद अपनी रिपोर्ट शाया करती है जिसके मुताबिक ये एक हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा होता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पोलिंग स्टेशंस पे इनके ऑब्जर्वर्स मौजूद होते हैं। उनके मुताबिक इन्होंने डेटा इकट्ठा किया होता है जो कि बड़ा क्रेडिबल समझा जाता है। इसको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस या मीडिया है इंटरनेशनल वो भी इसे क्रेडिबल समझता है और इसी की जो समरीज या रिपोर्ट्स होती हैं उनके मुताबिक अपना जो आइडिया जो नज़रिया है वो कायम करता है। तो ये जो FEFN की रिपोर्ट है 2024 इलेक्शन के हवाले से आपको काफ़ी सारी चमकोइयाँ नज़र आ रही हैं, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, लेकिन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि कोट करना चाहते होते हैं पेपर्स में, लेकिन वो तनकीद को इस तरह से कोट नहीं कर पा रहे होते। उनको कोई क्रेडिबल सोर्स चाहिए होती है जो कि गवर्नमेंट की ही सोर्स हो या कि एक्सेप्टेबल या वाइडली एक्सेप्टेबल जो सोर्स हो वो चाहिए होती है। तो इसलिए ECP का जो फोरम है FEFN का जो फोरम है ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स। इसकी मैंने जो इन्होंने जो रिपोर्ट शाया की है राइट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2024 उसकी समरी मैंने शॉर्ट करके आप स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो आइए चलते हैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की जानिब। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, FEFN की जो फाइंडिंग्स हैं वो देखेंगे, उसके 13-14 पॉइंट्स हैं और ये लेक्चर हमारा 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है, पहले पार्ट में 7 पॉइंट्स करेंगे, उससे अगले पार्ट में भी हम 7 पॉइंट्स करेंगे, टोटल 14 इस तरह हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और एट द एंड देयर आर रिकमेंडेशंस एज वेल जो कि फ्लास होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन में है जी मैं हर चीज़ को नहीं पढ़ूंगा, आपने जो चीज़ पढ़नी हो आप उसे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन वोटर्स आए जी इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन से पहले जुडिशल मिस एडवेंचर्स भी हुए, जैसे कि एक पार्टी से उसका सिंबल ले लिया गया, कम्युनल स्ट्रेस था, इकोनॉमिक डाउनटर्न था और पब्लिक डिस्ट्रस्ट भी था। ठीक है, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन से कुछ निकलेगा। डिस्पाइट एलिगेशंस ऑफ अनलेवल प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ी मशहूर थी इसमें कि फील्ड नहीं दी जा रही ख़ास तौर पे PTI की जानिब से। फिर इलेक्टोरल रेस से भी उन्हें एक हद तक निकाल लिया गया, उनको डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं करनी दी जा रैलीज नहीं निकालनी दी जा रही थी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिमेन्ड इन इलेक्टोरल रेसेस, सब के बावजूद तमाम पार्टीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसी ने भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। ठीक है, मीडिया बोथ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेड अ क्रूशल रोल इन इन्फॉर्मिंग वोटर्स, मीडिया का भी बड़ा किरदार रहा इसमें। फिर इसके अलावा द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज इन एन ऑर्डरली मैनर विद ओवर 1.1 मिलियन इलेक्शन ऑफिशियल, मतलब 11 लाख के करीब इलेक्शन ऑफिशियल्स थे और 7 लाख के करीब सिक्योरिटी पर्सनल उन्होंने डिप्लॉय किए। लेकिन इसके अलावा इसके बाद क्या हुआ, उनका डिले इन अनाउंसिंग रिजल्ट्स जो है सब कुछ ले डूबा। मतलब जो भी मेहनत थी, जितना बड़ा स्टाफ उन्होंने हायर किया, उसके बाद रिज़ल्ट में जब देर हुई तो सब पानी में। फिर इंटरनेट जो ब्लॉकेज थी केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर बड़े सवाल उठे, पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अभी कंट्री क्या है, ट्रांजिशन फेज़ में है। अचीविंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ क्रूशल फॉर एड्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, अब अगर कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल होगा तो आइंदा 5 सालों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, जॉब्स भी आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और महंगाई भी कंट्रोल होगी। तो FEFN की जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं जी, इसे देखते हैं। इसमें द फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शन नेटवर्क डिप्लॉयड 5,664 ऑब्जर्वर्स टू मॉनिटर, के तकरीबन 5,500 के करीब ऑब्जर्वर्स थे जो कि 25% पोलिंग स्टेशंस पे मौजूद थे। ऑब्जर्वर्स रिसीव ट्रेनिंग्स, ठीक है, उन्होंने उससे पहले ट्रेनिंग्स की। मैं खुद भी ड्यूटी पे था, मेरे पास लोग आए ऑब्जर्वर्स, उन्होंने बाकायदा उनके पास लेआउट था, उनके मुताबिक वो डेटा ले रहे थे, दे वर सीम ट्रेंड। ठीक है, FEFN एक्नॉलेजेस द ECP, ठीक है, उन्होंने फॉर स्मूथ ऑब्जर्वर एक्रेडिशन रिफ्लेक्टिंग अ फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू द केयर टेकर गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑफ सेलुलर डेटा
जो सेलुलर डेटा उस दिन आपको याद होगा 8 फरवरी को नेट मेनली या वाइडली बंद था, जिसकी वजह से जो फैफन ऑब्जर्वर्स के पास जो ऐप थी फैफन ऐप, उसके थ्रू अपना डाटा भी भेज नहीं सके, और भी कोई ऐप नहीं चल रही थी उस दिन। अब इनके पॉइंट्स क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी वाज लार्जली मेंटेन्ड एट पोलिंग स्टेशंस बट कंप्रोमाइज्ड एट आर ऑफिस। मतलब वो कह रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी नज़र आई, किसी को कोई ख़ास तफजात उस पर जो फॉर्म 45 होते हैं एट द एंड ऑफ द डे उस पर कोई तफजात आपको मेजरली नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आर ऑफिस से जो रिज़ल्ट्स, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से जो रिज़ल्ट्स बनते हैं एट द एंड एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पर बड़े तफजात हैं, अभी तक डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। At the RO office of returning officer only 46.7% जो ऑब्जर्वर्स हैं फैफन के वो अलाउ किए गए, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आप देख लें 50% के करीब है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैंडिडेट्स प्रेजेंस ड्यूरिंग द टेबुलेशन वर रिपोर्टेड इन 66 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, उनको वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। फिर नंबर 2, रीजनल डिस्पैरिटीज परसिस्ट एज टर्न आउट स्लाइटली डिप। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू फैफन्स असेसमेंट ऑफ फॉर्म 47 from 235 National Assembly constituencies, the overall voter turnout for the election was 48.2% था voter turnout पूरे पाकिस्तान में, जिसमें इस्लामाबाद में हाईएस्ट था 54%, पंजाब में 51%, सिंध में 43%, KPK में 41% और बलूचिस्तान में 35%। इसलिए ओवरऑल ये क्या बन जाता है 48.2%। इन 228 कॉन्स्टिट्यूंसीज विद जेंडर डिसएग्रीमेंट्स, मतलब ओवरऑल आप देखें कि 52% मेल वोटर्स थे और 43.2% फीमेल टर्नआउट रहा है इस दफ़ा 100 में से। ठीक है, ये पूरे उन्होंने एक टेबुलेटेड डेटा आपको दिया है कंपाइल्ड, जिसे आप रेफरेंस भी कर दे सकते हैं। बैलेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट कितने हुए हैं? तीसरा पॉइंट है 1.6 मिलियन बैलेट्स जो है दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट, मतलब जो बैलेट पेपर्स होते हैं वो अपनी गिनती से खारिज कर लिए कि ये ज़ाया हैं, ये इसका वोटर इसे शुमार नहीं करते। इस पे ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठता है कि जब बैलेट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट्स होते हैं तो उस पर वोटर को भी एतराज़ होता है, कैंडिडेट्स को भी एतराज़ होता है। ठीक है, फैफन एनालाइजेज आइडेंटिफाइज 25 NA constituencies were excluded, ballots exceeded the margin of victory with 23 in पंजाब। अच्छा, 25 ऐसी कंस्टिट्यूंसीज थी जहाँ पर जो आपने कैंसिल वोट्स किए हैं वो जीत और हार के फ़र्क से ज़्यादा थे। मतलब अगर वो शामिल होते तो क्या पता जो हारने वाला है वो जीत सकता था। समझ रहे हैं? मतलब जीत और हार का फ़र्क अगर 2000 है और आपने 3000 वोट कैंसिल कर लिए हैं, तो इस तरह से तफजात हैं। इसमें जो तफजात हैं PMLN को 5 कंस्टिट्यूंसीज़ पे हैं, पीपल पार्टी को 4 पे और PTI बैक्ट को जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको 2 पे तफजात हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इलेक्शन कैंपेन लॉन्ग ड्रॉन एंड कम्पेटिटिव। जो इलेक्शन कैंपेन थी काफ़ी लंबी चली है, क्योंकि आपको पता है KPK और पंजाब असम्बलीज तकरीबन 1.5-2 साल से वो टूट चुकी थी, इलेक्शन वहाँ पर कॉल नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी मिसट्रस्ट था। एलिगेशंस ऑफ फॉरेन कंस्पिरेंसी भी आपको नज़र आती है, डिलेड इलेक्शंस नज़र आते हैं और PTI को अनजस्ट सप्रेशन की गई। इसमें ये फैफन की रिपोर्ट है। दी कैंपेन अफेक्टेड बाय हार्श विंटर एज वेल, सर्दी का मौसम भी था। इसके बावजूद 17,921 कैंडिडेट्स ने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया मुख्तलिफ असम्बलीज़ का मिलाकर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट मिनट डिलिमिटेशन क्रिएटेड डिसएडवांटेज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। सेंसस 2023 हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अगस्त 2023 में आई और उसके बाद ये एक आइनी इकदाम बन चुका था कि आपने डीलिमिटेशंस करनी है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में आबादी बड़ी कहीं से कम होती है, तो उसके मुताबिक इन्होंने डीलिमिटेशंस की। मतलब जो इंतखाबी हलके थे उनका जो जोग्राफिया था वो तब्दील किया, जिसकी वजह से वोट्स जो हैं बांटे गए। मतलब कोई वोटर किस हलके के साथ लगे, कोई किस हलके के साथ। कराची से काफ़ी इस तरह के एतराज़ात आए, पंजाब से भी आए, बाकी भी हलकों से आए, तो जिसका डिसएडवांटेज हुआ कैंडिडेट्स को। ठीक है, और कैंडिडेट्स को आखिर तक ये नहीं समझ आ रही थी कि हमने हमारा जो हल्का लास्ट इलेक्शन में था अभी वो नहीं है, हम नए लोगों के पास जाएँ, उनको कैसे अपनी तरफ राग़िब करें। इसलिए उनको करना चाहिए ECP को नेक्स्ट इलेक्शन में, मतलब इस तरह का कोई प्रोसेस बनाना चाहिए कि पहले ये सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, इलेक्शन डे रिमेन लार्जली पीसफुल एंड मोस्टली ऑर्डरली। ठीक है,
जो उसका दिन था इलेक्शन का वो काफ़ी हद तक पीसफुल रहा है। इतना बड़ा कंट्री है, इसमें कोई इतना मेजर बड़ा इशू नहीं हुआ। फैफन ऑब्जर्वर्स रिपोर्टर 139 माइनर इंसिडेंट्स जो है फैफन के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किए हैं, और मीडिया ने भी 102 इंसिडेंट्स। 5 मिलिटेंट वायलेंस इंसिडेंट वर रिपोर्टेड वेयर लीडिंग टू रीपोलिंग एट सर्टन स्टेशंस। 5 जगहों पर ऐसे इकदाम हुए जहाँ पर एक्सट्रीमिज़म आपको या टेररिज्म नज़र आया, जिसकी वजह से उसके बाद वहाँ पर रीपोलिंग हुई है अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले। द डिप्लॉयमेंट ऑफ 0.7 मिलियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन उससे पहले इलेक्शन से एक दिन पहले 2 डेडली बॉम्ब्स अटैक्स इन बलोचिस्तान भी हुए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे इस पार्ट का, वोटिंग एंड काउंटिंग प्रोसेस फॉलोड करेक्ट प्रोसीजर्स। In the voting and counting processes during the February 8, 2024 election in Pakistan, Fafan Observer reported the following key finding. Identification process. अब होता क्या है, आपके जो 84% ऑफ ऑब्जर्व पोलिंग स्टेशन हेड पोलिंग ऑफिसर लाउडली कॉलिंग, पोलिंग ऑफिसर नाम पुकार रहे थे लिस्ट में से देखकर ये फलां बंदा है, और उनके हाथ पर यहाँ पर जो इंक लगती होती है ब्लैक इंक आपके थंब पे, वो भी लगाई जा रही थी, नाम भी पुकारे जा रहे थे, उनके नाम काटे भी जा रहे थे लिस्ट में से, उनका CNIC नंबर भी लिखा जा रहा था, और उनकी एलिजिबिलिटी भी चेक की जा रही थी। तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल पोलिंग स्टेशंस पे किसी भी इसको वापस नहीं किया गया जिस बंदे के पास ID कार्ड हो और उसे पोल ना करने दिया जाए। 1% जो है निगलेजिबल सा नंबर है जहाँ पर ऐसी शिकायत भी आपको नज़र आई हैं कि लोगों को वापस किया। उसके बाद जी बैलेट प्रोसेसिंग क्या थी, इशूइंग ऑफ बैलेट पेपर्स भी ठीक तरह से हुए। मेजॉरिटी ऑफ पोलिंग स्टेशन हैड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इशूइंग बैलेट पेपर्स इन कंप्लायंस विद लीगल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, काउंटर फाइल में वो CNIC लिख रहे थे, थंब इंप्रेशन ले रहे थे। आप लोगों ने भी जिन्होंने वोट कास्ट किया आपको ये सारा आपने ऑब्जर्व किया होगा। ऑफिशियल स्टैंप आपके जो बैलेट पेपर उसके बैक पर लग रही थी, CNIC नंबर लिखा जा रहा था, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर प्रोसीजर उसे फॉलो किया जा रहा था। वोट काउंटिंग भी तकरीबन सारी ठीक ही हुई है, पोलिंग एजेंट्स के सामने हुई है, फैफन ऑब्जर्वर्स के सामने हुई है। 2.5% ऑफ ऑब्जर्व पोलिंग स्टेशन काउंटिंग प्रोसेस में जो अनऑथोराइज बंदे बिठाए हुए थे। इस तरह की रिपोर्ट्स इतने बड़ी कंट्री में आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल पोलिंग स्टेशन पे सारा निज़ाम ठीक तरह से चला है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे मज़ीद क्या है, और उसके आखिर में हम रिकमेंडेशंस भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।